12 अक्टूबर 1999 वो दिन जब इस शहर ने कुछ ऐसा देखा जिसे आज भी पूरा मुल्क याद रखता है। कारगिल से लेकर कराची तक का महाज, और कैसे एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने और उनका तैयारा परवास के दौरान हाईजैक करने की नाकाम कोशिश की और मुंह की खाई। ये सब आप जानेंगे इस एपिसोड में। लेकिन इस सूरत हाल को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 5 अक्टूबर 1998 की। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर की एक तकरीब में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने अपने खिताब के दौरान कहा कि अफवाज पाकिस्तान को भी सिविलियन लीडरशिप और इसके अहम फैसलों में शामिल किया जाए और आलमी सतह पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। बस उनका इतना कहना था कि वहाँ मौजूद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवास बेसाख्ता हो गए और उसके फौरन बाद वो उन्हें गवर्नर हाउस मरी ले गए और कहा कि जनरल साहब आप इस्तीफ़ा दे दें। और जनरल जहांगीर करामत ने वो किया जो शायद उस वक्त कोई और ना करता। उन्होंने चुपचाप इस्तीफ़ा दे दिया और चले गए। अभी 10 माह पहले ही वो सदर फारूक लगारी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेकर उन्हें घर भेज चुके थे और अब उनके लिए एक और महाज तैयार खड़ा था। आर्मी चीफ की प्रमोशन के लिए उनके सामने 3 नाम रखे गए। पहला नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान खटक का, जो उस वक्त GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मिलिट्री की टॉप ऑपरेशनल प्लानिंग पोस्ट पर तैनात थे और उम्मीद तो यही थी कि वो अगले आर्मी चीफ बनेंगे। दूसरा नाम था लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज जंजुआ का, जो उस टाइम पे कोर कमांडर मंगला के ओहदे पर नाफिज थे। और तीसरे नंबर पर थे लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्हें हाल ही में कोर कमांडर रावलपिंडी 10 कोर में प्रमोट किया गया था। पहले के 2 नाम नवाज शरीफ को एक आंख नहीं भाए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों नामों में से सबसे जूनियर परवेज मुशर्रफ कराची के महाजिर लड़के को उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे से नवाज दिया। तो जवाब है बहुत ही सादा सा कि मुशर्रफ महाजिर थे और वो भी कराची से, और सियासत में भी उनकी ज़्यादा दखल अंदाजी ना थी, और बतौर DGMO वो नवाज शरीफ को अपने काम से मुस्बत तौर पर मुतासर कर चुके थे और नवाज शरीफ के पास वही आर्मी चीफ के लिए बेहतरीन चॉइस थे। बस फिर क्या होना था। 7 अक्टूबर 1998 को शाम के 7:30 बजे मुशर्रफ का फ़ोन बजता है और फ़ोन पर प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी उन्हें हुक्म देते हैं कि वो फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएं, जिस पर मुशर्रफ ने कहा कि मैं अपने चीफ से पूछता हूं, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं जनरल, ये टॉप सीक्रेट है और हाँ, यूनिफॉर्म में आइएगा। मुशर्रफ को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि बात कुछ और ही है, क्योंकि रात के इस पहर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बुलाया है और वो भी यूनिफॉर्म में। खैर, मुशर्रफ ने अपना यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया और अपना ग्लॉक पिस्टल लेके इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। रास्ते में लाहौर के ISI कमांडर ब्रिगेडियर एजाज शाह का उन्हें फ़ोन आया और उन्होंने उन्हें आर्मी चीफ बनने की मुबारकबाद दी, जिस पर मुशर्रफ थोड़ा हैरान हुए और कहा कि अभी तो जनरल करामत की रिटायरमेंट में थोड़ा वक्त है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचने पर मुशर्रफ के सामने नवाज शरीफ मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठे थे और उन्होंने मुशर्रफ को जनरल जहांगीर करामत के रेजिग्नेशन के बारे में इत्तला दी और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर प्रमोट कर दिया। अब चलते हैं 19 फरवरी 1999 की तरफ, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस के जरिए सफर करके लाहौर आए और उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए। लेकिन नवाज शरीफ को क्या मालूम था कि मुशर्रफ पहले से ही कारगिल महाज की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं, वो भी जनवरी और फरवरी 1999 में। फिर 3 मई 1999 को भारतीय अफसरान ने कुछ मशकूक अफराद की हरकत की इत्तला दी और इसी महीने में पाकिस्तान ने द्रास और बटालिक सेक्टर में तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें तोलोलिंग, टाइगर हिल, द्रास, बटालिक और मुश्को वैली शामिल थे। और फिर भारतीय अफवाज ने जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया और जून के महीने तक इन इलाकों में जबरदस्त जंग चलती रही। और फिर 4 जुलाई 1999 को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से जा मिले और उस वक्त तक नवाज शरीफ मुशर्रफ की हरकत से बखूबी वाकिफ हो चुके थे। और फिर पाकिस्तानी अफवाज को वापस जाने को कहा और यूं हिंदुस्तान ने अपने इलाके पाकिस्तानी अफवाज के कब्जे से वापस हासिल कर लिए। और इस दौरान पाकिस्तानी फौज के 357 फौजी शहीद हो गए और यूं पाकिस्तान ये जंग हार गया। इस जंग के अख्तिताम के साथ एक और नई जंग की इब्तिदा हुई, जो कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान छिड़ चुकी थी। और नवाज शरीफ मुशर्रफ की कारगिल पर महाज की हरकत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें भी जनरल जहांगीर करामत की तरह बरतरफ करने के बारे में मन बना चुके थे। और फिर आया 9 अक्टूबर 1999 का दिन,
جب مشرف سری لنکا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے فوج کے چند اہم افسران جن میں لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کور کمانڈر راولپنڈی 10 کور، لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان چیف آف جنرل اسٹاف GHQ راولپنڈی اور میجر جنرل شاہد عزیز DGMO شامل تھے، انہیں اس بارے میں آگاہ کر کے گئے کہ اگر میری غیر موجودگی میں نواز شریف مجھے برطرف کرنے کی کوشش کرے تو پنڈی اور اسلام آباد کو اپنے کنٹرول میں لے کر جوابی کارروائی کے لیے تیار رہیں، اور یہ تیاری آگے جا کے ان کے بہت کام آئی، اور اس دوران نواز شریف مشرف کو برطرف کر کے ان کی جگہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنانے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اور پھر آیا 12 اکتوبر 1999 کا دن، اور نواز شریف جنرل مشرف کو برطرف کر کے DGISI ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا چکے تھے، اور اب اس خبر کو PTV پر شائع کروانے کی باری تھی۔ لیکن PM ہاؤس سے راولپنڈی میں موجود 10 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد اور چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان کو اس حرکت کی اطلاع پہنچ گئی، اور لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان نے 111 بریگیڈ کے آفیسرز کو حکم دیا کہ وہ فوراً PTV ہیڈ کوارٹرز پہنچ کر آرمی چیف کی برطرفی کی خبر شائع ہونے سے روکیں، اور 111 بریگیڈ کا ایک فوجی دستہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے روانہ ہو گیا، اور 111 بریگیڈ کے اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے میجر جنرل صلاح الدین ستی۔ اور پھر شام کو تقریباً 5 سے 5:30 بجے کے درمیان پنجاب ریجیمنٹ کے ایک فوجی دستے نے لیفٹیننٹ عسکری کی کمانڈ میں PTV ہیڈ کوارٹرز پر دھاوا بول دیا، اور اس وقت وہاں کا سٹاف اور براڈ کاسٹرز مشرف کو برطرف کرنے کی خبر شائع کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ فوراً اس ٹرانسمیشن کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، اور PTV کچھ ٹائم کے لیے بند ہو گیا، اور عوام چونک گئی۔ مشرف کے چند وفادار افسران نے PTV کے سٹاف ممبرز پر گن تان کر اس نیوز بلیٹن کو روکا اور اسے پرو آرمی کوریج سے ریپلیس کر دیا، اور اس دوران میجر ناصر نے حکم دیا کہ آرمی چیف کو برطرف کرنے کی خبر شائع کرنے سے روک دی جائے، اور چیئرمین PTV پرویز راشد اور پرائم منسٹر کے چیف سیکیورٹی آفیسر پرویز راٹھور نے مداخلت کرنے کی کوشش کی، اور راٹھور نے میجر ناصر کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ اسی دوران نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک PTV ہیڈ کوارٹرز پہنچ جاتے ہیں، اور میجر ناصر کے سینے پر پسٹل تان کر انہیں ہتھیار ڈالنے کو بولتے ہیں، اور یہ دیکھ کے کچھ جوان وہیں ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور کچھ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مشرف کی برطرفی کی خبر کو موجودہ خبروں کے آخر میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد 111 بریگیڈ کا ایک فوجی دستہ PTV ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوتا ہے، اور چند گھنٹوں کے لیے ریڈیو اور TV کے ٹرانسمیشنز کو روک کر ملی نغمے چلا دیے جاتے ہیں۔ اور اس سب کے دوران PTV کے MT یوسف بیگ مرزا نے نواز شریف کے بیٹے کو اس ساری سچویشن سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی اور دیگر افراد نے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کی کہ کچھ بھی کر کے مشرف کا طیارہ پاکستان میں لینڈ ہونے سے روکا جائے، اور اس لیے انہوں نے PIA کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی اور سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل امین اللہ چودھری کو یہ حکم دیا کہ مشرف کی فلائٹ PK-805 کو کراچی یا پاکستان میں کہیں بھی لینڈ نہ کرنے دیا جائے، اور نہ ہی ریفیلنگ کی اجازت دی جائے، اور کراچی کے ایئرپورٹ کو بند کر کے PK-805 کو پاکستان سے باہر جانے کا حکم دیا جائے، اور اسی کے چلتے ایئرپورٹ سٹاف نے فائر ٹرکس اور گاڑیوں کا استعمال کر کے رن وے مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ اور شام کو تقریباً 6 بجے 111 بریگیڈ کا ایک اور فوجی دستہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بڑھا، اور چند ہی لمحوں میں پرائم منسٹر ہاؤس کو گھیر لیا گیا، اور وہاں موجود پولیس گارڈز کے ہتھیار بھی ضبط کر لیے گئے۔ نواز شریف بتاتے ہیں کہ وہ PM ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے جب EV بند ہوا، اور جنرل محمود درجنوں فوجیوں کے ساتھ PM ہاؤس میں داخل ہوئے، اور نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کو حراست میں لے لیا، اور بعد میں انہیں کالے شیشوں والی گاڑی میں ایئرپورٹ کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زیر حراست رہے، اور سابق DGISI ضیاء الدین بٹ کو بھی 111 بریگیڈ کے فوجی افسران نے حراست میں لے لیا تھا۔ ادھر 3:30 بجے مشرف کی فلائٹ PK-805 کولمبو سے ٹیک آف کر چکی تھی، اور اس جہاز میں مشرف کے ساتھ ان کے ملٹری سیکرٹری، اسٹاف آفیسرز، ڈیلیگیشن ممبرز اور کئی سویلین پیسنجرز بھی موجود تھے۔ جب مشرف کا طیارہ ATC کراچی سے پہلا کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتا ہے تو انہیں کلیئرنس دینے کے بجائے اسٹینڈ بائی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ نواز شریف کے آرڈرز کی وجہ سے ATC بار بار پائلٹ کو پوزیشن ہولڈ کرنے لے لیا اور ڈسینڈ نہ کرنے کو کہتا ہے۔ جہاز میں موجود مشرف کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور کیپٹن سروت انہیں انفارم کرتے ہیں کہ سر، کراچی ATC سے ہمیں کلیئرنس نہیں مل رہی اور ہمیں ہولڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
और फिर ATC कराची PK805 से ये क्या कहा है। और इसके फौरन बाद मुशर्रफ को कॉकपिट में बुलाया जाता है और वो कैप्टन से पूछते हैं कि जहाज में कितना फ्यूल बाकी है। पायलट जवाब देता है कि सर, जहाज में बकाया ईंधन के साथ हम सिर्फ 40 मिनट तक और फ्लाई कर सकते हैं। फिर कैप्टन ये मशवरा देते हैं कि सर, हम या तो जहाज को नवाबशाह ले जा सकते हैं या हैदराबाद या मस्कत या फिर इंडिया, जिस पर मुशर्रफ जवाब देते हैं ओवर माई डेड बॉडी। मुशर्रफ जहाज में मौजूद अपने मिलिट्री स्टाफ को ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में ज़रूर कुछ गड़बड़ है और अपने मिलिट्री पर्सनल्स के साथ डायरेक्ट रेडियो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है। अब 20 मिनट गुजर जाने के बाद जहाज़ का ईंधन काफ़ी कम हो चुका था और मज़ीद सिर्फ 20 मिनट तक फ्लाई कर सकते हैं। कैप्टन ATC को वार्निंग देते हैं कि हम इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं, लेकिन ATC मना कर देता है और मुशर्रफ बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने पायलट को कहा कि यहीं पे जहाज़ को सर्कल्स में उड़ाते रहो और फौज जल्द हरकत करेगी। और वहाँ कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी मेजर जनरल इफ्तिखार को उनके ट्रूप समेत कराची एयरपोर्ट जाके सिचुएशन कंट्रोल करने का हुक्म देते हैं और वो कराची एयरपोर्ट पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये हुक्म देते हैं कि PK805 कराची एयरपोर्ट पर ही लैंड होगा, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मुज़ाहमत करता है और अगले ही लम्हे अपनी कनपटी पर पिस्टल महसूस करता है और जनरल इफ्तिखार PK805 से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करके मुशर्रफ से बात करते हैं। सर, आवाज बोल रहा हूँ। जी सर। सर, जनरल साहब यहाँ है। 805 मस्ट लैंड हियर सर। आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील, मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर। सारे जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची ATC के साथ कर दें। ATC को कांटेक्ट कर लो क्या सर? He will be guided by the ATC in Karachi. Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you on climbing phase out of 120. Request intention. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहा है सर? ये नहीं land कर रहा, वो सीधा climb कर रहा है। He says कि I'm trying to stretch where I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मत land here, land क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा हूँ। Pakistan 805, turn left heading 240, getting for Karachi for landing. उसको कहेंगे you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. और उन्हें उनकी बरतरफी और नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में बताते हैं और मुशर्रफ जस्ट टू कंफर्म कि वो जनरल इफ्तिखार ही हैं, उनसे अपने 2 पालतू कुत्तों के नाम पूछते हैं, जिस पर वो कहते हैं सर, डॉट और बड़ी। फिर वो PK805 को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने का हुक्म देते हैं और मुशर्रफ उन्हें कहते हैं कि मेक श्योर कोई भी मुल्क छोड़ के ना जाए। और इस तरह PK805 शाम को 6:45 पे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है और मुशर्रफ जहाज से निकलते हैं तो उनके सामने लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी मौजूद थे और उन्हें देखकर मुशर्रफ को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि फ़ौजी बगावत कामयाब हो चुकी है, लेकिन वो मुशर्रफ से कहते हैं कि सर, मुझे आपको गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। लेकिन गाड़ी पर पाक फ़ौज का झंडा लगा देख मुशर्रफ चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उन्हें रिसीव करने आए थे। वहाँ से उन्हें टाइट मिलिट्री सिक्योरिटी में कराची के 5 कोर हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जहां उन्होंने जनरल उस्मानी और कई सीनियर अफसरान के साथ इमीडिएट ऑपरेशनल मीटिंग्स की और इस बात को कंफर्म किया कि PM हाउस, PTV हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और बाकी जगह फौज के कब्जे में हैं और नवाज शरीफ फौज की हिरासत में हैं। फिर उन्हें रातों रात PIA की फौजी परवाज में कराची से नूर खान एयरबेस रावलपिंडी ले जाया गया और वहां से उन्हें फौजी दस्तों समेत इस्लामाबाद की PTV स्टूडियो ले जाया गया, जिसे पहले से 111 ब्रिगेड ने संभाल लिया था। और फिर रात को तकरीबन 9 से 9:30 बजे के दरमियान PTV पर कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way
for a prosperous future for Pakistan. अब वो बच्चा जो अपना सब कुछ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आया था, मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन गया था और ताकत के नशे में चूर होने के लिए तैयार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप शहर कराची में किसी वाक़ये या किसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। क्या पता अगला एपिसोड आपकी ज़ुबानी हो। ये है कराची नोयर।